आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल सर्जरी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया। एनेस्थीसिया का क्या मतलब है, चैप्टर का मीनिंग समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि चैप्टर के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। एनेस्थीसिया का मतलब टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन एंड एनाल्जेसिया का मतलब है इनेबल टू फील पेन, कि पेन की जो सेंसेशन है उसको फील नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। एनेस्थीसिया की कंडीशन को उन्होंने दो टाइप्स उनकी बताई हुई है कि जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल, जिसे लोकल एनेस्थीसिया भी कहते हैं। जनरल का मीनिंग है कि ओवरऑल बॉडी ही लॉस ऑफ सेंसेशन में जाएगी और पूरी ही बॉडी पे पेन फील नहीं होगा। जनरल की ये बात है। ओरिजिनल एनेस्थीसिया में कि एक जैसे स्पाइन है उसे रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं, जो स्पाइन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थीसिया का, या फिर ड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसकी बात है कि वो सिर्फ लोअर लिम्ब को टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी तौर पे उसकी सेंसेशन लॉस्ट होंगी, ऑपरेट के बाद रिकवरी हो जाती है, क्योंकि इसकी कुछ स्टेजेस होती है एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने की। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया की ये जो लाइन अंडरलाइन की गई है, इसमें बताया गया है ये इसकी डेफिनेशन और क्या चीज़ें इसमें हो रही है जनरल में। अ ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रायड ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जिसे एमनीजिया कहते हैं, एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन एंड मसल रिलैक्सेंट। मीन्स कि हमने एक ड्रग इंड्यूस करनी है जो स्टेट को रिवर्सिबल भी कर देती है, मतलब जो हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोसेस है उसे भी नॉर्मल कर देती है। तो ये एक ट्राइड बनाती है, तीन कंडीशंस इसमें जनरल एनेस्थीसिया में आते हैं। एमनेजिया मतलब कॉन्शियसनेस हमारा लॉस होता है टेम्परेरी तौर पे हमारी पेन की सेंसेशन लॉस्ट होती है, और टेम्परेरी तौर पे ही हमारे मसल जोन से है रिलैक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले जोन सी है एनेस्थीसिया की, ये तीन फेजेस बताई गई हैं, या तीन स्टेप कह ले, फेजेस कह ले, जिससे एनेस्थीसिया हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, एंड थर्ड स्टेप इज रिवर्सल एंड एक्सटूबेशन। इंडक्शन का मतलब है कि हमने एनेस्थीसिया इंड्यूस कैसे करना बॉडी के अंदर। मेंटेनेंस का मतलब है कि जो हमने एनेस्थीसिया रखा है उसको 1 घंटे के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, कितने घंटे के लिए, कितने मिनट के लिए हमने उसको मेंटेन रखना है एनेस्थीसिया को। और नेक्स्ट जो थर्ड लास्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल है, कि इंडक्शन भी हो गया, हमारा एनेस्थीसिया भी मेंटेन हो गया, फिर हमारा ऑपरेट भी हो गया है। उसके बाद जो कंडीशन है उसकी सेंसेशन को दोबारा बहाल करना, उसकी मसल रिलैक्सेंट की फंक्शनिंग को दोबारा नॉर्मल की तरफ लाना, उसको रिवर्सिबल या रिवर्सल एंड एक्सटूबेशन स्टेट कहते हैं। कि मतलब जो हमने चीज़ करवाई थी एनेस्थीसिया ऑपरेट के लिए, अब पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाना है। तो पहला स्टेप हम स्टार्ट करेंगे इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो इंडक्शंस ऑफ एनेस्थीसिया की दो कंडीशंस इन्होंने बता दी कि किस तरह से, दो तरह से हम इंड्यूस करवा सकते हैं, इन्हेलेशन की तरह या फिर इंट्रावेनस की तरह, या हम कोई गैसेस इंजेक्ट करेंगे, मतलब इंजेक्ट तो हम इंट्रावेनस से कोई ड्रग करेंगे ना, इन्हेलेशन कोई हम स्मेल उसको देंगे एयरवे के थ्रू, जिससे एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होता है। इंट्रावेनस में सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमने इंट्रावेनस एजेंट देने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोफोल एजेंट यूज़ हो रहा है, जो रैपिड इंडक्शन करवाता है और रिकवरी भी इसमें जल्दी हो जाती है। पहले पहले थियोपेंटीन जो बताया हुआ है, थियोपेंटोन या पेंटीन जो भी है, ये ड्रग दी जाती थी, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, पर अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है प्रोपोफोल से। प्रोपोफोल एनेस्थीसिया इंट्रावेनसली दिया जाता है। अब ये तो हम स्टार्टिंग पे देते हैं ना, तो साथ में जब कंडीशन को मेंटेन रखना होता है, ये मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, इसके अंदर हम
एथोमिडेट या कैटामाइन दे देंगे। कैटामाइन वैसे मोस्टली यूज़ हो रहा है। इनहेलेशन इंडक्शन में बताया गया कि गैसेस हम देते हैं पेशेंट को जिससे एस्थीसिया प्रोड्यूस होता है, जिसमें 3 गैसेस का इन्होंने बताया हुआ है, आइसोफ्लुरेन, हैलोथेन एंड सिवोफ्लुरेन। अब उन्होंने कहा कि ये हम इनहेल वाला क्यों मटेरियल देते हैं, इनहेलेशन से इंडक्शन क्यों करवाते हैं, कि कई पेशेंट होते हैं या बच्चे होते हैं जिनको नीडल से फोबिया होता है, तो उसकी वजह से ये हम कंडीशन करवाते हैं इनहेल इंडक्शन की। तो इसमें बताया कि जो से हम गैसेस यूज़ कर रहे हैं वो स्वीट स्मेल वाली भी होती है और रैपिड ऑनसेट भी करती हैं, जिसमें मोस्टली जो ड्रग की चॉइस है ना, इसमें बताया कि स्वीट्स में रैपिड ऑनसेट करवाते हैं और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रही है वो सिवोफ्लुरेन, ये हाईलाइट किया हुआ है। सिवोफ्लुरेन ज़्यादा यूज़ हो रही है। जो हैलोथेन है वो भी इंडक्शन काज करवा रही है, डिले मतलब डिले कंडक्शन काज करवाती है एज़ कम्पेयर टू सिवोफ्लुरेन, इसलिए सिवोफ्लुरेन ज़्यादा यूज़ हो रही है। और जो आइसोफ्लुरेन है वो नहीं यूज़ इतनी होती क्योंकि उसकी पंजेंट स्मेल, गंदी सी स्मेल होती है, इस वजह से उसको नहीं यूज़ किया जाता। अब ए वे की उन्होंने मैनेजमेंट बताई है कि हमने जो इंडक्शन करवानी है उसके लिए क्या क्या हम चीज़ें देंगे। तो हमने ये कुछ इसमें बताई हुई हैं डिवाइसेस वगैरह, जैसे बताया कि सुप्रा ग्लॉटिक डिवाइसेस यूज़ की जाती है, जैसे LM लैरेंजियल मास्क, एयरवे भी कहते हैं, या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन भी कहते हैं। तो इसकी इन्होंने बताया कि इससे गुड एयरवे मेंटेनेंस होती है। गुड एयरवे मीन्स सेफ एनेस्थीसिया दिया जाता है और लॉस ऑफ मसल टोन भी हो जाती है। नेक्स्ट बताया कि द यूज़ ऑफ लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दैट कांट बी ब्रेथ देमसेल्फ वी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। इसका मतलब बताया गया है कि हमने अगर लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट देंगे तो उसमें हमें वेंटिलेशन आर्टिफिशियल देनी पड़ेगी, क्योंकि जो पर्सन है वो खुद से ब्रेथ नहीं कर सकता, तो इसमें आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जोन सा है हम वो हमारा इधर बताया कि मैनुअल मेथड, जो हमने चिन लिफ्ट वाला पढ़ा हुआ है, जॉ थ्रस्ट का मेथड है, ये नीचे लिखा हुआ है, नेक एक्सटेंशन, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर्स करके हमने एयरवे की जोन सी चीज़ें हैं, जोन सी एंडोट्रेकियल ट्यूब तो इंसियन के थ्रू देते हैं ना, तो जोन सा LM में और इधर बताया हुआ है बैग मार्क्स वेंटिलेशन, ये हम इस तरह देते हैं। अब ये लरेंजियल मार्क्स का और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इंसर्ट की जाती है ना, वो स्पॉन्टेनियसली ब्रेथ करवाती है और वेंटिलेटेड होता है पेशेंट। नेक्स्ट हमारा ये एयरवे की एक और एग्जांपल बता दी है कि लरेंजियल मार्क्स जो सा लेस इरिटेटिंग है, लेस ट्रॉमेटिक है, मतलब सब कंडीशंस के अकॉर्डिंग बताया ना कि ये वाले मास्क यूज़ करेंगे तो इसकी ये पॉसिबिलिटीज़ है या कॉम्प्लिकेशंस है। तो जो LMA मास्क है वो लेस इरिटेट है, एयरवे को मेंटेन करता है, लेस ट्रॉमेटिक है और यूज़फुल है, शॉर्ट प्रोसीजर, मतलब इसका शॉर्ट प्रोसीजर है इसको इंसर्ट करवाने का। मसल रिलैक्सेंट और इंटुबेशन, इस टाइप का मतलब है कि जब हमने कोई ट्यूब इंसर्ट इंटुबेशन करवानी है तो हमारे गले में अगर कोई चीज़ लगे तो रिफ्लेक्स आता है ना, गैग रिफ्लेक्स वगैरह, या मसल्स की इरिटेशन होती है या कफ वगैरह होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको एक स्मॉल एक्टिंग का ना मसल रिलैक्सेंट देते हैं जिसका नेम है सुएग्जा। ये हमने पढ़ रहे थे कि भाई इंटुबेशन जोन सी, इंटुबेशन के लिए जोन सी हम शॉर्ट मसल रिलैक्सेंट यूज़ हैं उसको सुएग्जामेंथोनियम कहते हैं, डीपोलराइजिंग एजेंट है। इस एजेंट का काम है कि ये शॉर्ट एक्टिंग के लिए मसल को रिलैक्स कर देता है और ये जो इरिटेशन होती है इंटुबेशन के दौरान जो हमने ट्यूब इंसर्ट करवानी है उसको मेंटेन रखता है, मतलब इरिटेशन नहीं होने देता, ना कफ होगी पेशेंट को, ना इस तरह को कोई मसला होगा। नेक्स्ट बताया कि जोन सी इससे हम जो एंडोट्रेकियल प्लेसमेंट है ना वो भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करने के लिए, चेस्ट मूवमेंट करवा के और ऑस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट।
नेक्स्ट ये बता दिया है, क्वेश्चन पूछा है कि हम इंटूबेशन से पहले सुमैक्सम मेथोनियम क्यों देते हैं, तो वही ऊपर ये हम बात कर चुके हैं कि ये शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है और इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है, जो हमारी इंटूबेशन के दौरान इरिटेशन या कोई कफ का रिफ्लेक्स वगैरह आता है। नेक्स्ट जो इसमें बताया हुआ है कि प्रेशर एक कफ लगा होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ, जो फैसिलिटेट करता है पॉजिटिव प्रेशर को, जिससे हमारे लंग जोन से एस्पायरेशन ठीक मतलब प्रोटेक्ट द लंग्स एक्सपायरेशन एंड रिगर्जिटेशन। अगर हमने कोई चीज़ खाई पी हुई है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए वो एस्पायर करके हमारे लंग्स के अंदर ना चला जाए गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से निमोनाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बताया, जो हमने शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट लिया है तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। इसका सबसे पहले आ रहा है कि मसल पेन होगी, हाइपरकलीमिया हो जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा मसल्स के अंदर, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या कंडीशन है। इसका एडवर्स इफेक्ट है इस रिलैक्सेंट का, और ब्रेडिकार्डिया करवा देता है। अब नेक्स्ट इन्होंने बताया कि डिफ़िकल्ट इंटूबेशन क्या चीज़ें हैं जिनसे हमारी जो सी है अगर डिफ़िकल्टी हो रही है इंटूबेशन के दौरान, तो उसके लिए हमने करना कि डबल ल्यूमन वाली जोन सी है एक ट्यूब मिलती है, वो हम थोरेसिक सर्जरी के दौरान इंसर्ट करवाते हैं ताकि जो लंग कोलैप्स है वो ना हो, क्योंकि लंग्स थोरेसिक सर्जरी में हमने थोरेक्स का एरिया ओपन किया होता है, तो जो बाहर से प्रेशर होता है वो लग रहा होता है हमारे लंग्स के ऊपर, इसलिए उसकी मेंटेनेंस के लिए डबल ल्यूमन वाला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन के, अगर एक दफ़ा एयरवे सिक्योर हो जाए आइदर एंडोट्रेकियल ट्यूब या एलएमए मास्क, तो ब्रीथिंग को जो सर्किट है वो एनेस्थीसिया के दरमियान मेंटेन किया जा सकता है। तो वेंटिलेशन का मतलब पर्पस यही है कि उसको इसलिए हम देते हैं वेंटिलेशन, ताकि जो सा उसका ब्रीदिंग पैटर्न है ना एनेस्थीसिया के दौरान वो मेंटेन रहा जा सके, और उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स जो से वाइटल मेजरमेंट्स हैं, पैरामीटर्स है रेस्पिरेटरी रेट की, वो हमने करते रहना है। रेस्पिरेटरी रेट कितना है, उसका टाइडल वॉल्यूम कितना है, उसकी फिक्स ऑक्सीजन रेट कितना है, उसका पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कितना है। अब हमारा सेकंड स्टेप है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, तो इसका जोन सा मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया का एम है वो तीन जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, अनकॉन्शियसनेस, पेनलेसनेस एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, उसको मेंटेन रखना। तो इसमें जोन सी हमने डिफरेंट जोन सी, एक तो हमने स्टार्टिंग पे इनहेल गैसेस दे दी ना, तो अब जो मेंटेन थ्रू आउट रखना है ना उसको, तो उसमें हम नाइट्रस ऑक्साइड और अदर एजेंट जिसमें हेलोथेन जो प्रोलॉन्ग्ड हमने बताया कि एनेस्थीसिया कर देता है वो देंगे। और ये सारी चीज़ें हमने जो सी मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया की, ये हमने एनेस्थीसिया मशीन के थ्रू देनी है। ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये एक बाकायदा मशीन बनी होती है जहाँ पे ये गैसेस एक पाइप के थ्रू पेशेंट के माउथ में या एयरवे में इंजेक्ट की जाती हैं, और थ्रू आउट ऑपरेशन के दौरान जो सा टाइम है एनेस्थीसिया का उसको मेंटेन रखता है। अब इसने बताया है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये पेन फ्री एजेंट है और गुड एनाल्जेसिया है। नेक्स्ट जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड से जा रहा है वो हमारा हेलोथेन या आइसोफ्लूरेन या सिवोफ्लूरेन, वैसे सिवोफ्लूरेन ही ज़्यादा दी जाती है मेंटेनेंस स्लीप को मेंटेन करने पर, ये पूरा एनाल्जेसिया प्रॉपर्टी रखती है, इसमें पेन कंट्रोल नहीं होता। और जो एट्राक्यूरियम है ये एक मसल रिलैक्सेंट ड्रग है, ये दी जाती है पेशेंट को। ये तीन चीज़ें दी जाती हैं मेंटेनेंस के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, हेलोथेन गैस और एट्राक्यूरियम मसल रिलैक्सेंट। नेक्स्ट बताया कि जोन सा नाइट्रस ऑक्साइड है ना उसका यूज़ क्या है, वो हमने पहले पढ़ लिया कि गुड एनाल्जेसिया। तो पोस्ट ऑपरेटिव जोन सा है ना इसकी जोन सी नोज़िया और वॉमिटिंग कंडीशन हो जाती है,
और जो ये फेजेस आ रही हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए कि मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन रखने के लिए होता है। मेंटेनेंस का पर्पस एन एडिक्यूएट वेंटिलेशन दी जाती है, मसल को रिलैक्सेंट किया जाता है और एनाल्जीसिया एमनेसिया किया जाता है। नेक्स्ट जो सा उसका CVS है, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसको भी हमने साथ मेंटेन रखना होता है कि कहीं या हाइपरटेंशन ना हो जाए ऑपरेट के दौरान, या हाइपोटेंशन ना हो जाए। और जो से फ्लूइड लॉस हो रहा है उसकी रिप्लेसमेंट भी करनी है। साथ हम सलीन का जो सा इंट्रावेनस फ्लूइड लगाएंगे या फिर जो सा है जो ब्लड है वो हम लगाएंगे। नेक्स्ट जोन सा है बताया हुआ है कि ये जोन से मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, ये भी एनेस्थीसिया की मशीन के थ्रू ही हम करवाते हैं, जिससे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद गैसेस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मोटर मॉनिटरिंग फंक्शनिंग होती हैं जो उसके सारे वाइटल पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है साथ साथ, और पेशेंट की वेंटिलेशन को भी देखा जाता है। नेक्स्ट है कि मॉनिटरिंग द ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, कि हम एनेस्थीसिया के दौरान मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि पेशेंट के वाइटल साइंस चेक किए जाए कि वह हाइपरटेंशन पे तो नहीं जा रहा है, उसका BP हाई है, लो है, हाइपरथर्मिया तो नहीं हो रहा, या पल्स रेट तो नहीं इंक्रीज हो रहा, या ब्रेथ रेट जो सा उसका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो ये नीचे बताया है कि ये इसलिए हम करते हैं कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट, कि इसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक जोन सा है एक्सपीरियंस्ड जोन सा हमारे पास एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर होना चाहिए जो साथ साथ एक्यूरेट वाइटल साइंस को मॉनिटर करे और पेशेंट को CPR की फैसिलिटेशन भी एट स्पोन अगर देने की ज़रूरत पड़े तो वो दे सके। तो मॉनिटरिंग में वही चीज़ें बताई जो पहले बताई, टेम्परेचर, BP चेक करना, ECG उसकी चेक करना, उसका जो सा टाइडल वॉल्यूम जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट देखना, पल्स ऑक्सीमीट्री, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना। और अगर बताया कि अगर पेशेंट की ऑक्सीजन सप्लाई में फेलियर है और या वेंटिलेशन डिस्कनेक्शन है तो ये प्रॉब्लम काज करते हैं, मतलब इट मीन्स अलार्म शुड इंडिकेटेड अगर ये चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट बताया है कि मेजर सर्जरी में ये कुछ और चीज़ें हैं जो कंसीडर की जाती है। नीचे तो वाइटल साइंस हो गए, तो नेक्स्ट बताया कि इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, मतलब आर्टीरियल लाइन से हमने ब्लड प्रेशर उसका मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हमने CVP करना है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, यूरिन आउटपुट उसकी चेक करनी है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर चेक करना है, कार्डियक आउटपुट हमने मॉनिटर करनी है। एनेस्थीसिया का सबसे लास्ट फेज और स्टेप जो है वो इसमें बताया हुआ है, एक्सटूबेशन एंड रिवर्सल प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है कि जो से हमने एजेंट दिए थे मेंटेनेंस के लिए, वो नाइट्रो ऑक्साइड है या फिर हेलोथेन है या मसल रिलैक्सेंट है। अब उससे पेशेंट को हमने स्टार्ट वेकिंग अप करवाना है, उसको उठाना है। तो इसको रिटर्न करने के लिए स्टेज के नियोस्टिगमेन देते हैं जो इनहिबिटर है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज का, जो एट्राक्यूरियम के लिए यूज़ हो रहा था ना, मतलब नियोस्टिगमेन हमने एंटेगोनिस्ट देना है एट्राक्यूरियम की जगह, ताकि जो कंडीशन है उसको रिवर्सल किया जा सके। या फिर एट्रोपाइन देंगे जिससे ब्लॉक मस्करीनिक रिसेप्टर, अगर मैक्सिमम जो डोजेज है नियोस्टिगमिन की वो अवेलेबिलिटी होगी जो से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है निकोटिनिक रिसेप्टर पे। इट मीन्स कि हमने जो कंडीशन है उसको रिवर्सल करने के लिए नियोस्टिगमिन देंगे, और नियोस्टिगमिन की अवेलेबिलिटी के लिए रिसेप्टर साइड पे हम साथ देंगे इसके एट्रोपाइन। साथ जोन सा है एट्रोपाइन आल्सो प्रिवेंट करता है ब्रेडिकार्डिया को, मतलब उसको हार्ट के रेट को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट जोन सा ब्रोंकियाए के अंदर ब्रोंकियल सिक्रीशंस हो रही है उसको रिड्यूस कर देगा। आगे बताया है ये जोन सा मसल रिलैक्सेंट, जो हमने मसल रिलैक्सेंट दिया था एक्ट्राक्यूरियम, उसको डिस्प्लेस करके दोबारा रीगेन करता है मस्कुलर एक्टिविटी को। नेक्स्ट बताया कि हम जो एंडोट्रेकियल ट्यूब दी थी
वो हमने रिमूव कर देनी है ताकि पेशेंट कफिंग कर सके। नेक्स्ट जो सा उसकी जो सक्शंस वगैरह हमने उसके एयरवे को क्लीन करना है, जो अगर कोई सिक्रीशंस वगैरह कोई उसके आई हुई है वो सारी क्लीन की जाए सक्शन के थ्रू। नेक्स्ट बताया है काजेज ऑफ फेलियर टू अवेक या ब्रेथ आफ्टर। अगर जब हमने मतलब जेनेस्थीसिया के जो काजेज और फेलियर्स बताए हुए हैं कि जिसमें बंदा जो सा है ना सांस ले सक रहा है ना उठ रहा है, ये दो कंडीशंस की फेलियर क्या हो सकती है कि उसका जो एयरवे था वो ऑब्स्ट्रक्टेड था और हमने उसको जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, या फिर जो से है जो उसको ओपियाइड्स हमने दिया या एनेस्थेटिक एजेंट दिए उसका इफेक्ट्स हो गया है। हाइपोक्सीमिया हो गया जिसमें ऑक्सीजन टिश्यू परफ्यूजन है वो डिक्रीज़ हो गई है। हाइपर कैप्निया हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, या फिर ओवर वेंटिलेशन उसको हो गया जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डाउन हो गया है। और नेक्स्ट है कि हमारे पास जो सी न्यूरो मस्कुलर परसिस्टेंस ब्लॉकेज जा रही थी ना मसल रिलैक्सेंट की, उसकी वजह से नहीं पेशेंट उठ रहा, हाइपोथर्मिया हो गया, उसका टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो गया है, हाइपोटेंशन हो गया है जिससे जो सा हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो गया है, या फिर सर्कुलेटरी फेलियर हुआ है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग हो गया या उसके हाइपरकैलीमिया हो गया है, डाउन हो गया उसके सोडियम का आयन, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में ये सारे कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम चैनल्स की फंक्शनिंग आती है। नेक्स्ट जोन सा है ये एक अलग, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जनरल एनेस्थीसिया का। नेक्स्ट जोन सा ये एक शॉर्ट है या इसमें एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया जिसे टीवा भी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि टीवा एक न्यू मोड है जनरल एनेस्थीसिया का जिसमें हम इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनसली हम करवा रहे हैं एनेस्थीसिया, जिसमें वही पीछे वाला बताया कि प्रोपोफोल देते हैं और साथ हम देंगे शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड्स देंगे। अब एडवांटेज बता दिया उन्होंने कि जेनेस्थीसिया के क्या क्या एडवांटेज है कि जो पेशेंट है उसको कुछ स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि वो कॉन्शियस स्टेट में होता ही नहीं। ऑल टाइप ऑफ सर्जरीज हम इसमें कर सकते हैं। साथ इसकी सर्जरी के दौरान हमने कार्डियक न्यूरो सर्जन जो स्पेशलिस्ट है वो हमने साथ रखे होते हैं मेंटेनेंस के लिए। और हम पेशेंट को इस दौरान, क्योंकि पेशेंट को होश तो होती नहीं, वो एक स्लीप की कंडीशन में होता है, तो उसकी कोई भी पोजीशन हम अटेन करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन का बता दिया है एनाल्जेसिया का जो जनरल हम दे रहे हैं। इंटुबेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रग्स के रिलेटेड मतलब ड्रग्स के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं, या फिर रेस्पिरेशन के दौरान रेस्पिरेशन में जो हमने उसको ड्रग्स दी होती हैं इनहेल इंटुबेशन के लिए, तो रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कॉम्प्लिकेशन जनरल ओवरऑल बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब उन्होंने ये बता दिया है, अब बता दी है कि जो इंटुबेशन हमने करवाई है उससे क्या क्या हमारे चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो जब हम कोई अनएक्सपीरियंस बंदा होगा वो इंटुबेशन करवाए तो वो मे बी जो लिप्स हैं उनको ट्रॉमा हो सकता है, फेरेंक्स को, लेरेंक्स को, और जो सा क्या नाम है सेंट्रल सेरेब्रल हाइपोक्सीमिया हो सकता है, मतलब मिसप्लेसमेंट हुई है उसको, जो सी इंटुबेशन है वो सही प्लेस हुई नहीं, या फिर इसोफिजियल परफोरेशन हो रही है, नीमोथोरक्स हो गया, टाइडल वॉल्यूम जो सा है वो ज़्यादा आ रहा है, एटिलेक्सटेसिस मतलब लंग क्लैप्स हो गए हैं, हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स आ रहा है, या ब्रोंकोस्पैज़म, ये सारी कंडीशन ऑलरेडी हमें पता है। ब्रोंकोस्पैज़म हो गया या लेरेंजियो, सारी कंडीशन इंटुबेशन को मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, या जो हमने इंटुबेशन करवाई थी वो ठीक नहीं हुई तो पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट वही जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ उन्होंने बताया कि जो ड्रग दी थी उनकी क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, तो हेलोथेन कह के हेपेटिक डिसफंक्शनिंग करवा सकती है जिसमें हेपेटाइटिस नेक्रोसिस में चला जाता है, लीवर की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, डिप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा देती है, आइसोप्लूरेना के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करवा देता है। ये सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स मतलब बताए हुए हैं ड्रग्स के आफ्टर।
सुमेक्सामेथोनियम का हमने पढ़ लिया कि हिस्टामिन लाइक रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, हाइपरक्लीमिया हो जाता है, परसिस्टेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाती है, और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कह लें या मेलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया, ये सेम वर्डिंग है, सेम मीनिंग है। तो ये मेलिग्नेंट का इन्होंने बताया कि ये एक लाइफ, ये जो हाईलाइटेड मैंने पॉइंट किए यही आप लोग भी कर लेना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और ये होता है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और ये रेयर कंडीशन होती है, और इसमें क्या होता है मेटाबॉलिक क्राइसिस हो जाता है मसल रिलैक्सेंट का। नेक्स्ट क्या होता है जो उनसे कैल्शियम की होम्योस्टेसिस है, हीमोस्टेसिस मसल रिलैक्सेंट के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि जो हमारा मसल है ना वो स्पैज़म की कंडीशन में रिजिडिटी में चला जाता है, जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एसिडोसिस हो जाता है। नेक्स्ट बताया है कि इसकी जो सी क्लिनिकल मेन फीचर है कि जो सा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है 38.8 सेल्सियस से, बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट बताया कि हर 15 मिनट बाद जब हमने टेम्परेचर को दोबारा चेक करेंगे ना तो 1 सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ होगा। ये हमारे पास इसकी मेन कंडीशन, मेन इंडिकेशन हाइपरथर्मिया की, हाइपरपेरेक्सिया की बता दी हुई है, मेलिग्नेंट हाइपरपेरेक्सिया की। नेक्स्ट उसके ट्रीटमेंट के लिए बता दिया है कि हम ओपियोइड्स या सेडेटिव देंगे इंट्रावेनसली, और मैक्सिमम ऑक्सीजन हमने हाइपर वेंटिलेशन पेशेंट की करवानी है ताकि कंडीशन को मेंटेन, एसिडोसिस जो उसको हुआ था वो उसका ख़त्म हो, नॉर्मल उसकी पीएच हो। नेक्स्ट बताया कि जो एक ड्रग है डेंट्रोलीन, ये हमने देनी है पेशेंट को, जिससे उसको हर 5 मिनट बाद, ताकि उसका कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसको स्टेबलाइज किया जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली डेंट्रोलीन इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, ये इन्होंने जी बात लिख दी है। नेक्स्ट बता दिया है कि अदर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस वही रिपीट पहले वाली कर दी है इन्होंने, कैटिलैक्स्टेसिस हो जाएगा, एस्पायरेशन, ब्रोंकोस्पैज्म, लरेंजियोस्पैन, नीमोथोरेक्स, लरेंजियल एडिमा। और जनरल अगर ओवरऑल बॉडी की कंडीशन को देखा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, ये भी सारी रिपीट हुई है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमआई और डायफ्रोसिस वगैरह हो जाएगा। अब ये हमारे पास सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन था, ज़्यादातर एमसीक्यूज ही आते हैं शॉर्ट में, सिर्फ ये मेलिग्नेंट हाइपरपेरेक्सिया या हाइपरथर्मिया ये वाला पॉइंट आ सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि लोकल एनेस्थीसिया, जो हमने जनरल एनेस्थीसिया पढ़ा है ना वो हमने इसकी मतलब एक सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी को हमने एनेस्थीसिया देना है, तो उसकी क्या कंडीशंस है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है एनेस्थीसिया का लोकल के अंदर। तो ये बता दिया है कि लोकल एनेस्थीसिया एजेंट एक्ट बाय रिड्यूस द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सोडियम की जो परमेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है जहाँ पे इंजेक्ट किया होता है एनेस्थीसिया का। तो सबसे पहले बताया कि जो उनसे स्मॉल अनमाइलेटेड सी फाइबर है ना वो इफ़ेक्ट होते हैं बिफोर लार्ज ए फाइबर्स। सबसे पहले सी फाइबर इफेक्ट होंगे स्मॉल, फिर हमारे पास जो लार्ज माइलेटेड फाइबर्स हैं पेन की रिसेप्शन के लिए वो इफ़ेक्टेड होंगे, जिससे पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेशन टेम्परेरी तौर पे रिड्यूस होंगे, नॉट परमानेंट। आगे बताया कि अवेलेबल टेक्निक्स जो सी है उसमें क्या है कि टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन की जा रही है, या फिर नर्व ब्लॉक की जा रही है, सेंट्रल नैरोक्सियल ब्लॉक की जाता है, मतलब जो स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। अब सिंपल उन्होंने जो उनसे ओपियोइड्स और जो पेन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने लोकल एनेस्थीसिया में बताया वो लिग्नोकेन है, या जिसे सेकंड नेम कहते हैं जाइलोकेन, इज़ द मोस्ट वर्सटाइल एंड कॉमन यूज फॉर लोकल एनेस्थीसिया। और इसका जो इफ़ेक्ट है 1 से 2 घंटे के लिए रहता है। इसमें वो क्या करवाता है कि ये सिस्टेमिक अगर एड्रेनिन इसके साथ हम देंगे ना, एड्रीनालाइन रिड्यूसेस द सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिग्नोकेन बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन। अगर हम एड्रीनालाइन एक ड्रग है
ये हम ज़ाइलोकेन के साथ देंगे तो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से जो सिस्टेमिक हमारी पार्ट है ना, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी इस ड्रग के, सिर्फ दूसरी एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट बताया है कि ये जो सा एड्रीनालीन है, ये जब हम देते हैं तो ये ब्लड लेस कंडीशन कर देते कि ब्लड जो सा हमारा बॉडी का ना, वो कम लॉस्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आगे बताया कि हमने 3 kg वेट पे इसकी डोज देनी है 7 mg। इधर बता दिया है कि अगर हमने एड्रीनालीन नहीं देना ज़ाइलोकेन के साथ तो 3 mg हमने उसका देना है ज़ाइलोकेन का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और अगर हमने एड्रीनालीन देना है विद एड्रीनालीन तो 7 mg/kg हम देंगे। अब नेक्स्ट आ गया एड्रीनालीन कंटेनिंग लिग्नोलेन शुड नॉट बी यूज पेशेंट, जिसमें हमने कोई मतलब उसकी पेशेंट की पहले भी तो हम हिस्ट्री लेते हैं ना कि क्या क्या पेशेंट पहले वो मतलब मेडिसन कौन सी ले रहा है, या पेशेंट के साथ क्या कमोबॉर्टिस चल रही हैं, मतलब ग्रुप ऑफ क्या क्या उसकी डिजीज़ है कोई पहले। तो इसमें बताया कि जिन पेशेंट को मोनोअमीन ऑक्सीडेज दे रहे हैं, मीन्स के जो से पार्किंसनिज्म के पेशेंट को ये ड्रग दी जाती है, या एंटी डिप्रेसेंट जो सी हाइपर, या फिर नेक्स्ट बताया हुआ कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो उसके अंदर हमने एड्रीनालीन लिग्नोकेन के साथ नहीं देंगे पेशेंट को, क्योंकि वर्जन कंडीशन करवा देता है। और 3 मेन कंडीशंस बताई हुई हैं कि जिसमें हमने बॉडी के सारे अपेंड मतलब बॉडी के कहीं भी पार्ट पे हम जोन सा है एड्रीनालीन इंजेक्ट कर सकते हैं। बस 3 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नहीं कर सकते। सबसे बताया है कि फिंगर्स हमारी लास्ट मतलब एंड पॉइंट होता है बॉडी का, तो वहाँ पे सिर्फ कैपलरीज होते हैं और वैसे ही वहाँ पे ब्लड फ्लो जो सा हमारा कम होता है, तो इसलिए फिंगर पे नहीं करवाएंगे क्योंकि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देती है। टोज पे नहीं करवाएंगे, पीनस एरिया पे नहीं करवाएंगे, और ईयर लोब के एरिया पे, ईयर लिब्यूल जोन सा है वहाँ पे नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट जोन सा लिग्नोकेन का एड्रेनालीन के साथ जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया। एडवांटेज में सबसे पहले यही है कि टॉक्सिसिटी जोन सी है उसको रिड्यूस कर देता है, मीन्स का जो पीछे पड़ा है सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, लार्ज डोज हम इसको लिग्नोकेन की इसके साथ दे सकते हैं। प्रोवाइड ब्लड लेस फील्ड सर्जरी, मीन्स के इसमें ब्लड कम लॉस्ट होगा और ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने पेरीफेरी एरिया पे हमने इसको लगा दिया तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, जैसे फिंगर या टो पे का, तो ये गैंग्रीन काज करवा देता है पेशेंट के अंदर। और ऐसे पेशेंट वही ऊपर वाली बात इधर रिपीट कर दी है कि जोन से मीनोमीन मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हैं या एंटी डिप्रेसेंट हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनके अंदर भी एड्रीनालीन हम नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट उसकी लिग्नोकेन की ही फर्दर टाइप्स की ड्रग्स बता दी हैं कि अगर ये हम सारा यूज़ करेंगे तो उसकी ये इफ़ेक्ट्स आएंगे, जिसमें आता है ब्यूपीवाकेन जोन सा पोटेंट हमारे पास एक एनेस्थेटिक मटेरियल है और मोर टॉक्सिक है। नेक्स्ट बता दिया है कि 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन 4 टाइम्स इसकी यही जो बताया कि 4 टाइम्स इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, और इसका बताया हुआ कि इसके अंदर कार्डियोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको वेन के अंदर इंजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फॉर इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया। अगर हम वेन के अंदर देंगे तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस काज करवा देता है। पिरोलोकेन का भी बता दिया है कि वही सेम है, इसको एड्रीनालीन के साथ दे सकते हैं, इसका काम टॉक्सिक इफ़ेक्ट है सिस्टेमिक पे, और पर ये अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो ये मैथा मैथाग्लोबोनीमिया करवा देता है। नेक्स्ट जोन सी है कि अगर इसको एज अ चॉइस इंट्रावेनस दें तो बेयर्स ब्लॉक की तरह करेंगे। बेयर्स ब्लॉक के कंडीशंस बताई हुई हैं, जैसे नर्व ब्लॉक है या प्लेक्सिस ब्लॉक है, आगे जाकर वो मैं आपको बताती हूँ। आगे बता दिया है कि लिग्नोकेन की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। रोपीवा केन ने बताया कि 3 to 4 mg दिया जाता है, लेस कार्डियोटॉक्सिक है
और लीवोब्यूपाविकेन का बताया कि ये भी सेम ब्यूपीवाकेन का है, पर इसमें ये है कि उसके अंदर कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाती है इसके अंदर, पर इसके अंदर कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं होती। अब जो लोकल एनेस्थीसिया की कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो बता दी हैं कि एलर्जी काज करवा देगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर करवा देगा, या फिर ऐसा होगा कि जो सा इन्फेक्शन है वो हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस बता दी है इसकी, लोकल और सिस्टेमिक बता दी हैं। तो लोकल में सबसे पहले बताया कि इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर हीमाटोमा हो जाएगा, और सिस्टेमिक में बताया कि अगर वही जो साइड इफ़ेक्ट्स हमने ड्रग्स के पढ़े हैं उसी को इधर रिपीट कर दे के ओवरडोज अगर हम लिग्नोकेन की या ज़ैलोकेन की दे देंगे तो कॉन्शियस जो सा लेवल है डिप्रेस हो जाएगा, अरिथमियाज हो जाएंगे और मायोकार्डियल डिप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बता दिया कि बुपेवाकेन जो इज़ मोर कार्डियोटॉक्सिक देन लिग्नोकेन, और जो सा है प्रीलोकेन कैन इंड्यूस, अगर हमने प्रीलोकेन जो सा है दिया है तो उसमें मैथेमोग्लोबिनीमिया जो सी कंडीशन है वो हो जाएगी। तो वही जो से उसके इफ़ेक्ट्स वहाँ पे इधर कंबाइन करके लोकल और सिस्टेमिक उसकी कॉज बता दी गई है।